सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का दोबारा से स्वागत है पाठशाला के चैनल पे। दोस्तों फोर्थ पार्ट हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग में। थ्रू द आई ऑफ द ट्रैवलर चैप्टर हम पढ़ रहे थे। 22 सेशन के हिसाब से वीडियो लेक्चर सीरीज है। आई होप आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं वीडियो के जो 3 पार्ट अपलोड हुए हैं उसे समझ लिया होगा। एपी फैमिली टेलीग्राम अकाउंट है हमारा, नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा फॉर योर नोट्स। और साथ में हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं। आपको इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियोस मिलती रहती हैं जो ऑफकोर्स आपकी नॉलेज को काफ़ी इन्हेंस कर देती हैं। तो अगर आप इंस्टाग्राम भी चलाते हैं तो आप हमें वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पूरे चैप्टर के अंदर, पूरी बुक के अंदर 3 ऐसे ट्रैवलर्स के बारे में बताया गया है जिनके थ्रू हम ये समझ सकते थे कि भारत में व्यवस्थाएं उस समय किस हिसाब से चलती थी। एग्जाम्पल के लिए पहले हमने पढ़ा था किसके बारे में, अल बरूनी के बारे में। अल बरूनी ने किताब अल हिंद लिखी। उसने बताया कि भारत के अंदर उस टाइम पीरियड पे किस किस तरह की चीज़ें होती थी। तो उसने काफ़ी फोकस करा था, मेन उसको प्रॉब्लम हो रही थी वर्ण व्यवस्था से संबंधित। फिर हम लोगों ने पढ़ा था इब्न बतूता के बारे में, और इब्न बतूता हमें बताने की कोशिश करता है कि किस तरीके से भारत के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे जो पोस्ट व्यवस्था थी, कम्युनिकेशन सिस्टम था, वो उसको काफ़ी यूनिक लगा। उसके बारे में उसने बताया। सो नाउ इन दिस पार्ट हम फ्रांसवा बर्नियर के बारे में समझेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि फ्रांसवा बर्नियर जो है वो किस तरीके से व्यवस्थाओं के अंदर चीज़ें देखता है और ये किस टाइम पीरियड के अंदर भारत में आया था। वो सारी चीज़ें समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। इफ़ यू हैव अ टाइम देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। सबसे पहले आप देखिए कि हु इज़ ही। द पर्सन नेम इज़ फ्रांसवा बर्नियर। तो वैसे पेशे से एक डॉक्टर थे, और लेकिन अलग अलग चीज़ों के अंदर इनको महारत हासिल थी। वो एक फ्रेंच पीपल थे, ऑफ कोर्स बाय बर्थ वो फ्रेंच में ही पैदा हुए थे, प्रोफेशन से डॉक्टर थे। तो डॉक्टर की वजह से भारत के अंदर ये आए होंगे। ऑफ कोर्स डॉक्टर की वजह से ही भारत के अंदर ये आए थे। इंडिया के अंदर जब वो आए तो वो पॉलिटिकल फिलोसफर भी बने और हिस्टोरियंस भी बने। और आप ये देखेंगे कि जिस समय ये भारत के अंदर आए थे उस समय भारत के अंदर मुगलिया सल्तनत जो था वो राज कर रहा था। अब मुगलों का इस्टेब्लिशमेंट तो आपने देखा था कि बाबर के टाइम पीरियड पे भी हो चुका था, और बाबर के टाइम पीरियड पे लास्ट हम औरंगजेब तक पढ़ रहे हैं। तो ये किस टाइम पीरियड पे आया होगा उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। अब भारत में आने का मेन मकसद था अपॉर्चुनिटी की तलाश करना। भाई जिस समय बंदा भारत के अंदर आया था इब्न बतूता, तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको काजी की पोस्ट दी थी। दैट मीन्स जज की पोस्ट दी थी, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। वो पोस्ट मिली थी और अपॉर्चुनिटी उस टाइम पीरियड पे इनको मिली थी, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इंडिया के अंदर ये 1656 से लेकर 1668 यानी कि लगभग 12 साल तक ये भारत के अंदर रहते हैं। उस टाइम पे बर्नियर जिस टाइम पे थे तो वो फिजिशियंस थे प्रिंस दारा शिकोह के। दोस्तों दारा शिकोह कौन थे? शाहजहां के सबसे बड़े बेटे। गद्दी पे प्रिंस दारा शिकोह ही आने थे, पर जानबूझ के गद्दी पे औरंगजेब आ गए थे। अब औरंगजेब कैसे आए थे पावर के अंदर, तो वो तो एक अलग ही चीज़ है, हमें उसके बारे में तो अलग ही समझना है। लेकिन हमें पता है कि प्रिंस दारा शिकोह जो थे उनके वो फिजिशियंस थे। फिजिशियंस ये होते हैं कि देखो राजा का बेटा है तो ऑफकोर्स फिजिशियन रखेगा अपने पास। छोटी मोटी बीमारियां हैं, किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी है, उसकी बीमारी को तुरंत खोज के निकालना, उसकी दवाई प्रिपेयर करना, वो उस बंदे का काम था। तो मैं कह सकता हूँ उस टाइम पीरियड पे इसको वहाँ की भाषा के अंदर कुछ और कहा जाता होगा, जैसे कि आर्मेनियन खान, दमिश खान इनको उस टाइम पे बोला जाता था। तो दोस्तों अगर आप देखें तो दारा शिकोह, थोड़ा सा मैंने इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज डाली है, जैसे कि मुग़ल एम्पायर के अंदर शाहजहाँ के 16 बेटे थे। मैनी ऑफ देम डाई, काफ़ी पहले ही मर गए थे। 14 बच्चे मुमताज़ महल के थे, और ऑफकोर्स मुमताज़ महल 8 बच्चों को ज़िंदा रख पाती हैं। 4 उनमें से बेटियां होती हैं और 4 उनके बेटे होते हैं, जिसमें से शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे जो थे वो दारा शिकोह, फिर शाह संजू, फिर औरंगज़ेब, फिर मुराद बख्श करके थे। मेन ये था कि सबसे बड़े बेटे थे तो शाहजहाँ चाहते थे कि उनके मरने के बाद गद्दी पे वही बैठे, लेकिन ऑफकोर्स वहाँ पे औरंगज़ेब जो है वो अपने भाइयों को मारता है और उसके बाद औरंगज़ेब सत्ता पे बैठ जाता है। तो ये कुछ ऐसा इतिहास है इनका। लेकिन हमें समझना क्या है? हमें समझना ये कि फ्रांसवा बर्नियर के नज़रिए में उस समय पे भारत जो था वो कैसा रहा होगा। तो उसने कंपेयर करके बताया अपने इंडिया को, और साथ में जहाँ फ्रेंच सोसाइटी यानी कि यूरोपियंस लोग थे उनमें फ्रांसवा बर्नियर ने कंपेयर करा और बताया कि कितना बड़ा चेंजेस है।
बर्नियर के हिसाब से कंट्री के अगर आप अलग अलग पार्ट पे जाओगे तो उसने हर चीज़ को ऑब्जर्वेशन करा। उसने कंट्री में इंडिया की सिचुएशन को और साथ में भारत की सिचुएशन को और यूरोपियंस की सिचुएशंस को दोनों को ऑब्जर्व करके नोट डाउन करा। ये सारी की सारी चीज़ें जब फ्रांस के अंदर ऑफ कोर्स आपको पता होगा बॉर्बन डायनेस्टी रहा करते थे, और बॉर्बन डायनेस्टी में आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर आपने पढ़ा हो तो आई होप फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में तो आपने सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में लुइस 16 था और ये लुइस आप देख सकते हो 14 है। लुइस 16 जो है उनके दादाजी उस टाइम पीरियड में फ्रांस में राज करते होंगे। तो जितना भी कुछ भी लिखा क्या कहते हैं फ्रांसवा बर्नियर ने, तो वो सारी की सारी कॉपी जो थी वो लुइस 14 के टाइम पीरियड पे उनको सौंप दी गई ताकि उन पे इतिहास लिखा जा सके। दोस्तों फ्रांस के अंदर उस समय राजा का सिस्टम था, लेकिन उसने फिर भी कंपेयर करके बताया कि फ्रांसीसी लोगों में यानी कि यूरोपियंस लोगों में और वहाँ के लोगों में कितना डिफ्रेंशिएशन है। ऑफ कोर्स यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती होगी, तो जो भी कुछ भी लिखा गया होगा फ्रांसवा बर्नियर ने कुछ भी लिखा होगा, पहले तो वो फ्रांस में ही पब्लिश हुई होगी, 1670-71 में पब्लिश हुई थी, लेकिन बाद में जाके उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में, डच में, जर्मन में, इटालियन में, सभी भाषाओं में हुआ, जिससे हमें भारत के सिचुएशन को बारे में जानने के बारे में काफ़ी अच्छा एनालाइज हुआ। अब उसने क्या बताया, बर्नियर्स ने ट्रैवल करते समय बताया कि किस तरीके से उस टाइम पीरियड पर उसने ऑब्जर्वेशन देखी, उसने हर चीज़ का अवलोकन करा क्रिटिकली। उसने बताया कि ही कॉन्स्टेंटली कंपेयर्ड मुगल इंडिया विद कॉन्टेम्प्रेरी यूरोप। उसने हर जगह क्या कहते हैं मुगल को यानी कि इंडिया को यूरोपियन से कंपेयर करने की कोशिश करी। उसने हर जगह देखा कि हर जगह पे यूरोपियन सोसाइटी कहीं ना कहीं मुगलों के कंपैरिजन में अच्छी होगी। अब ये तो वही वाली बातचीत हो गई कि मतलब इंडिया के लोग अपने बारे में अच्छा लिखेंगे और ब्रिटिशर्स मतलब बाहर के लोग अपने बारे में अच्छा लिखेंगे। अब वो अच्छा किस हिसाब से वो देख लेते हैं एक बार। उसने 3-4 चीज़ों पे फोकस करा। नंबर 1 द क्वेश्चन ऑफ लैंड ऑनरशिप। क्वेश्चन ऑफ लैंड ऑनरशिप उसने कहा कि सबसे पहले तो सारी ज़मीनों के मालिक राजा ही होते थे। दूसरी सबसे बात, एक मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी रियलिटी, नो केयर फॉर द आर्टिशंस। उसने बताया कि समाज में सोसाइटी में इनके पास इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, आर्टिशन से कपड़ा बनाने वाले, जूता बनाने वाले, लोहा बनाने वाले, पर उनकी कोई केयर नहीं है। मुगल सोसाइटी में सारा का सारा साम्राज्य, राजा का साम्राज्य एक तरफ, जनता बेचारी कैंप के अंदर रहती थी, वो सोसाइटी एक तरफ। दूसरा, सती और वुमेन लेबर आज भी देखने को मिलता है वहाँ पे, और उस टाइम पीरियड पे भी था। तो ये 4 क्वेश्चन जो फ्रांसवा बर्नियर की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, और इसने इन चारों मतलब औरों के ऊपर भी फोकस करा होगा, लेकिन ऑफ कोर्स एनसीईआरटी आपको ज़्यादा क्यों बताएगी। एनसीईआरटी कहती है कि इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे आपको ये समझ में आ जाता है कि आगे इन फ्यूचर जब आप यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रांसवा बर्नियर जैसे और भी ट्रैवलर्स भारत के अंदर आए होंगे, और वो ट्रैवलर्स किस तरीके से ये बताते थे कि भारत की स्थिति उस टाइम पीरियड पे क्या रहती होगी और भारत किस समय पे क्या था। तो एक एक करके पढ़ लेते थोड़ा थोड़ा। नंबर 1 उसने बताया कि नंबर 1 द क्वेश्चन ऑफ लैंड ऑनरशिप। उसने बताया भूस्वामी का सवाल, सबसे पहला लैंड ऑनरशिप था। उसने बताया कि बर्नियर बोलते हैं कि फंडामेंटल डिफरेंशिएशन देखें मुगल इंडिया में और यूरोपियंस में, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी तो थी नहीं। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी तो वहाँ पे तो कहीं ना कहीं जो भी प्रॉफिट होगा वो राजा का ही होगा। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे द मुगल एंड द यूरोपियंस वॉज लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द लैंड एंड द क्राउन ऑनरशिप ऑफ अ लैंड एज बीइंग हार्मफुल फॉर बोथ एंड स्टेट एंड पीपल। उसने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, सारी सोसाइटी में सारी ज़मीनों के मालिक राजा होते थे। एग्रीकल्चर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि किसानों को ये अच्छी तरीके से पता होता था कि अगर ज़मीन पे प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो राजा को उतना ही टैक्स भी देना पड़ेगा हमें। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू था। वो कहते थे कि समाज विकास कैसे करेगा, यहाँ पे हर चीज़ पे तो टैक्स राजा ही ले रहा है, जो सबसे बुरी बात है। तो मुगल एम्पायर ओन्ड ऑल लैंड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हिज नोबल्स एंड द पीजेंट। उसने बताया कि सारी ज़मीनों के मालिक मुगल्स लोग हुआ करते थे, और अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से जो मुगल्स राजा उनके लिए अच्छा होता था, मिनिस्टर्स उनको ज़्यादा ज़मीनें देते थे। कुछ किसानों को ज़मीन दी जाती थी जुताई के लिए, बुआई के लिए, लेकिन उनसे रेवेन्यू टैक्स बहुत बड़ी मात्रा में लिया जाता था। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ना के कारण जो ज़मीनें फर्टिलाइज हो सकती थी, जिन ज़मीनों पे अच्छी खेती हो सकती थी, उन ज़मीनों पे खेती भी नहीं हो पा रही थी, और सारी की सारी ज़मीनें या तो झंकाड़ियों से भरी हुई थी, या दलदलियाँ थी, या बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी।
owned all the land and distribute nobles and the crown ownership could not be passed on their children। सबसे बुरी बात कि ये कहा गया था कि मिनिस्टर्स को जो ज़मीनें दी जाती थी दान में, वो ज़मीनें वो अपने बच्चों को दान में नहीं दे सकते थे। दान में नहीं दे सकते तो मिनिस्टर क्या चाटेगा उस ज़मीन का, फिर उसे डेवलप क्यों करेगा? वो कहेगा कि भैया जितनी मेरे पास है, जब तक मेरे पास है उतना यूज़ करो दबा के, उसके बाद तो उसे ख़त्म कर दो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और ज़्यादातर सोसाइटी के अंदर जो रूलिंग क्लास थी, एरिस्टोक्रेसी क्लास, वो सोसाइटी में ज़्यादा ऊपर थी और किसान लोगों को वो लोग दबाया करते थे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरा, बर्नियर डिस्क्राइब करते हैं सोशल कंडीशन इंडिया के अंदर। ऑफकोर्स उसने बताया कि या तो यहाँ पे बहुत रिच लोग हैं और या तो यहाँ पे बहुत पुअर लोग हैं। उसने बताया कि मध्यम वर्ग तो वहाँ पे है ही नहीं, मध्यम वर्ग तो वहाँ पे है ही नहीं। राजा जो है या तो वो है या गरीब जो है वो है। उसने मुगल्स किंग के लोगों को बैगर्स और बारबेरियंस, बैगर्स एंड बारबेरियंस कहा। उसने कहा कि मुगल एम्पायर सही मायने में जो राजा तो है, लेकिन मुगल एम्पायर गरीबों का राजा है, क्योंकि जनता ही वहाँ पे समृद्ध नहीं है। वहाँ पे दरिद्र लोग रहते हैं, खाने की व्यवस्था ढंग से नहीं, साफ सफाई ढंग से नहीं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इवन उसने ये भी बताया कि जब कोई बहुत बड़ी दिक्कत भी होती थी ना समाज के अंदर, तो राजा अपनी जनता की मदद ही नहीं करता था उस तरीके से। एक बार अकाल पड़ गया था, भुखमरी आ गई थी, मौसम नहीं सही तरीके से हुआ, तो फसल सही तरीके से नहीं उग पाई, तो ये तो जिक्र मेंशन है किताबों के अंदर। लेकिन वही है कि एनसीईआरटी इतनी बारीकी से एक इम्पॉर्टेंट लाइन को लिख देती है कि एक स्टूडेंट समझ ही नहीं पाता उसे कि यार ये क्या लिख दिया उसने और हमें पता ही नहीं था ये चीज़। इसमें दिखाने की कोशिश करी गई है कि ही इज एट्रीब्यूट ऑल दीज प्रॉब्लम टू द क्राउन ऑनरशिप ऑफ अ लैंड। मतलब जितनी भी समस्याओं का कारण था वो सिर्फ क्राउन ऑनरशिप ऑफ अ लैंड, इसलिए क्योंकि जिम्मेदार तो राजा ही है, सारा रेवेन्यू राजा के पास होता था। समाज में कोई अकाल, कोई महामारी, कोई बीमारी आ जाए तो राजा अपनी तिजोरी से निकाल के 1 रुपया भी नहीं देता था लोगों को। एक बार ऐसा हुआ था कि अकाल पड़ गया था, उसने जनता को पैसे ही नहीं दिए, मर गई जनता उसकी ऐसी। तो ये एक सबसे बड़ा डिस्प्यूट था जो शाहजहां के टाइम पीरियड पे भी हुआ था। उसने सारी चीज़ें तो अपने मॉन्यूमेंट्स, अपने बिल्डिंग्स, अपने मॉस्क्यू और अपने ही शान शौकत में किसी को झजिया क्या कहते हैं, मतलब सॉरी, किसी को मक्का मदीना धार्मिक यात्रा करने के लिए भेज दे रहे हैं, उसमें करोड़ों रुपया खर्च करा जा रहा है। इवन अबुल फजल जो है, जो अकबर के टाइम पीरियड पे क्या कहते हैं राजा हुआ करते थे, और मतलब मंत्री हुआ करते थे, राज कवि हुआ करते थे, उन्होंने बताया कि अबुल फजल ने भी अकबर को अच्छा दिखाने की कोशिश करी। अबुल फजल ने उनकी किताब आईने अकबरी के अंदर ये मेंशन करा था कि सही मायने में जो गवर्नर सिस्टम है वो अकबर के टाइम पीरियड पे चलाया जा रहा है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि हर चीज़ पे अकबर जो है टैक्स लिया करते थे। हर चीज़ पे अकबर जैसे राजा जो है टैक्स लिया करते थे, और वो टैक्स कहीं ना कहीं जनता को बहुत दिक्कत में डाल देता था। अब कैसे दिक्कत में डाल देता था वो भी हमें समझना ज़रूरी था। उसने बताया कि अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल क्रॉनिकल ऑफ द अकबर रीजन अबुल फजल, द मुगल एम्परर कलेक्ट ओनली द remunerational form of the people from the production given by the state and no rent was collected। अकबर के शासनकाल के आधिकारिक इतिहासकार अबुल फजल के अनुसार मुगल सम्राट ने राज्य द्वारा दी गई सुरक्षा के लिए लोगों से केवल परिश्रमिक लिया और कोई किराया नहीं लिया। मतलब वो कहता था कि राजा टैक्स लेता तो था, लेकिन राजा उनके वेलफेयर के लिए, जब उनकी सिक्योरिटी परिश्रमिक लेता है उसका पैसा लेता है। लेकिन बर्नियर ने बताया, उसने कहा कि जो ये टैक्स लिया जाता था ही होता था, और ये टैक्स फसलों पे भी लिया जाता था, लेकिन ऑफकोर्स जनता को बताया नहीं जाता था। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब बर्नियर ने ज़मीन से रिलेटेड जो भी बातें लिखी, इसमें राजा का शासन ज़्यादा है, राजा का कंट्रोल ज़्यादा है, प्राइवेट ऑनरशिप होती नहीं थी। और बर्नियर के जो भी सबूत थे जो उसने लिखे, बर्नियर ने जो फ्रांस में जाके फेमस हुए बहुत बड़ी मात्रा के अंदर, बाद में इटालियन, बाद में इंग्लिश, ऐसी जगहों में फेमस हुआ, तो इनसे ना बहुत लोग प्रभावित भी हुए थे, जैसे मॉन्टेस्क्यू और साथ में कार्ल मार्क्स। आपने पता होगा, इनकी स्टोरी के बारे में पढ़ा होगा कि मॉन्टेस्क्यू बताते हैं कि यार ये तो बिल्कुल ही गलत है। राजा का मतलब ये होता है कि अपनी जनता और उनके बीच में कॉन्टैक्ट होना, एक सोशल संबंध होना, कि अगर जनता परेशान है तो आपको साथ में रहना ही पड़ेगा। और उसी बात को लेके कार्ल मार्क्स ने फ्रांस की क्रांति के अंदर चीज़ों की दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है किसी भी चीज़ की, तो वो है प्राइवेट ऑनरशिप, वो है ज़मीन का किसी एक के हाथ में होना। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत जो है वो हमें देखने को मिलता है।
कार्ल मार्क्स की थ्योरी में और मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी में। मॉन्टेस्क्यू बताते हैं कि किंग एब्सोल्यूट अथॉरिटी को एंजॉय करता है सारे लैंड को, वहां पे देयर वाज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, नोबल स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल। उसने बताया कि सारी जमीनों के मालिक राजा ही होंगे। मॉन्टेस्क्यू बताते हैं, मतलब की चीजों को पढ़ने के बाद तो वो बताते हैं कि वहां पे सिर्फ राजा खुशी रहेगा, उनकी नोबल क्लास खुशी रहेगी, बाकी कोई भी नहीं रहेगा। जबकि कार्ल मार्क्स कि अगर तो ऑफ कोर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर जो भी फायदा होगा प्राइवेट ऑनर के बंदे को होगा, और जबकि स्टेट को कोई फायदा नहीं हो पाएगा। इसीलिए दिस लीड द एमर्जेंस ऑफ द सोसाइटी दैट वाज कंपोज्ड ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ ऑटोनॉमस एंड एलिग्रेशन विलेज कम्युनिटी। इस समाज में ऐसी सत्ता होनी चाहिए जहां पे सामंतवादी व्यवस्था लोग, और इसीलिए इनकी वजह से समाज में सोशलिस्ट सोसाइटी आती है, जो आप लोगों ने क्लास 11th में और क्लास 9th में काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा। मैं उसको डिटेल में पढ़ाना नहीं चाहता। द इंपीरियल कोर्ट रिस्पेक्ट दिस विलेज एज लॉन्ग द फ्लो ऑफ सरप्लस वॉज कंटिन्यू। मार्क्स रिग्रेट दिस स्टेगमेंट सिस्टम। उसने बताया कि जब तक अधिशेष का प्रवाह जारी रहता है तब तक शाही अदालत इन गांवों का सम्मान करती है। मार्क ने इसे एक स्थिर प्रणाली माना। स्टेगमेंट का मतलब होता है, मार्क कहते हैं कि मतलब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज में जब तक राजा को टैक्स अच्छा मिलता रहता है तो राजा कुछ कहता नहीं, क्योंकि सरप्लस पैदा हो रहा है, खाने को ही मिल रहा है, टैक्स भी अच्छा आ रहा है। लेकिन जहाँ पे व्यवस्था खत्म हो जाती थी, जहाँ पे चीज़ें नहीं मिलती थी, वहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। राजाओं ने अपने लोगों के प्रति ऑफकोर्स उतना ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि मॉडर्न चीज़ें लेके नहीं आए या उतना ज़्यादा आविष्कार नहीं करा कि यहाँ के लोग जो घरों में काम करने वाले व्यापारी बिजनेसमैन क्लास है या जो छोटे छोटे आर्टिशंस हैं, उनके वेलफेयर के लिए सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो चीज़ वहाँ पे नहीं थी। एट द सेम टाइम ही एग्रीड दैट द वास्ट क्वांटिटी ऑफ द वर्ल्ड प्रेशियस मेटल फ्लो इन इंडिया एट मैन्युफैक्चरिंग वर एक्सपोर्ट एक्सचेंज द गोल्ड एंड द सिल्वर। सोचिए, उसने बताया कि मतलब ये लोग इतना अच्छा चीज़ें बनाते थे, लोग सिल्वर और सोने के सिक्कों में व्यापार किया करते थे, है ना। लोग लंबी दूरी से आते थे। मुगल सिटीज़ के बारे में बताया उसने बताया कि सिर्फ मुगल जहाँ पे रहते थे उनका घर तो बहुत आलीशान होता था, इतना आलीशान कि आप सोच नहीं सकते। लोग कहते थे कि भाई ये भगवान हैं जो इस धरती पर रह रहे हैं। मतलब मुगलों ने अपना सारा पैसा या तो अपने किले बनाने में खर्च कर दिया, या तो अपने क्या कहते हैं तीर्थ यात्रा को बनाने के लिए खर्च कर दिया, या अपने मॉन्यूमेंट्स, अपने से जुड़े इतिहास को बनाने के लिए मॉन्यूमेंट्स बनाने पे खर्च करा। हालांकि वो है अच्छी चीज़, ऑफकोर्स हमारी संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन उस टाइम पीरियड पे अगर आप नोटिस करेंगे कि पैसा जो है जो जनता के ऊपर खर्च करना चाहिए, अपने लोगों के प्रति खर्च करना चाहिए, वो नामात्र रहा। इसीलिए उसने बताया कि 17वीं शताब्दी के टाइम पीरियड पे सिर्फ और सिर्फ 15% की आबादी कस्बों में रहती थी, और बाकी सारे के सारे लोग कैंप टाउन यानी कि एक कैंप के शहरों में रहते थे, तंबू डाल के रहते थे। तो ये बहुत बड़ा इशू है। मुगल एम्पायर के अंदर आप देखेंगे कि उस समय मैन्युफैक्चरिंग टाउन थे, ट्रेडिंग टाउन थे, पोर्ट्स टाउन थे, सेक्रेट प्लेसेस थे, बहुत सारे ये सारे मर्चेंट क्लासेस भी रहती थी, लेकिन ऑफ कोर्स सभी लोगों की सुविधाएं नामात्र। उस टाइम पीरियड पे अगर आप देखें तो एक कम्युनिटी होती थी महाजन लोग। महाजन वेस्ट के इलाकों में लोग हुआ करते थे, पश्चिमी भारत के अंदर। ये ऐसा ग्रुप हुआ करता था, यहाँ पे लिखा इन द अर्बन सेंटर सच एज अहमदाबाद द चीफ मर्चेंट कम्युनिटी हु कॉल्ड नागा सेट एंड कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेड द महाजन। ये वो लोग होते थे जो ऑफकोर्स बिजनेस क्लास वाले होते थे, व्यापार किया करते थे, थोड़े बहुत समृद्ध क्लास हुआ करती थी, इनको महाजन कहा जाता था। तो ये थोड़ा सा अलग है। लेकिन वुमेन्स एंड सती, वुमेन स्लेव, सती एंड लेबर, ये बताया गया कि मुगलों के टाइम पीरियड पे भी खुले आम बाज़ार के अंदर वुमेन्स की, मैं कह सकता हूँ, सेलिंग परचेजिंग होती थी। तो ये समाज में पता चलता है कि वहाँ पे कितना ज़्यादा, मतलब जो दास प्रथा थी वो कितनी ज़्यादा थी। इवन मुगलों के टाइम पीरियड पे तो ऑफकोर्स उनके हरम के अंदर कितने गुलाम महिलाएं हमें देखने को मिलती थी। इवन अगर हम देखें तो जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे आया था, मतलब इब्न बतूता आया था, वो खुद सुल्तान को क्या कहते हैं पैसे देने के, मतलब ये सारी चीज़ें दी थी उसने। क्या क्या दिया था, मतलब स्लेव दिए, घोड़े दिए, औरतें दी थी गिफ्ट में। ये सब उस समय कहा जाता था कि ये गुलाम इसलिए हुआ करते होंगे क्योंकि कुछ महिलाएं दास भी होती थी। उनका काम ये होता था कि राजा को खुश करना, डांस करना, म्यूज़िक करना, और रात में इंटीमेट होना। ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं जो राजा के लिए उस समय गुलाम का काम यही होता था। और दूसरा ये कि फीमेल स्लेव जो होती थी
उस टाइम पीरियड पे सुल्तानों पे नज़र रखना, चौकसी करना वगैरह वगैरह ये सब था। और स्लेव यूज़ होते थे डोमेस्टिक लेबर के लिए। इसको हमने इब्न बतूता के सिस्टम से भी देख लिया था कि उस टाइम पीरियड में बताया जाता था कि वुमेंस का या मेंस का इस्तेमाल डोला उठाने के लिए किया जाता होगा। तो इसने बताया कि वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर ऐसा नहीं था। ईस्टर्न सोसाइटी के अंदर हमें ऐसा देखने को मिलता है कि भारत के अंदर वुमेन लेबर है, वुमेन्स को गुलाम बनाया जाता था, जबकि दूसरी कंट्री हमारी यूरोपियन कंट्री में ऐसा नहीं था। इवन सती प्रथा के बारे में उसने बताया कि बर्नर बताते हैं कि उस टाइम पीरियड पे सती जैसी चीज़ें हुआ करती थी कि वुमेन्स का पति मर जाए तो वुमेन को कहा जाता था कि आपको फोर्सफुली मतलब दारू पिला के उसे बेहोश करके उसको जला दिया जाता था ताकि उसको दर्द ना हो। दूसरा उसने ये भी कहा कि बच्चों तक को उसने देखा है कि 12 इयर्स वुमेन्स जो ऑफकोर्स विधवा हो जाती है और उनको ये सेक्रीफाइस करने को कहा जाता है। वुमेन लेबर ऑफकोर्स आज भी है, उस टाइम पीरियड पे भी थी। क्रिटिकल कंडीशन थी कि एग्रीकल्चर का काम और नॉन एग्रीकल्चर का काम भी वुमेन्स को सौंपा जाता था। वुमेन्स का पार्टिसिपेशन यही था कि वो कमर्शियल एक्टिविटी भी करेंगी और इस वजह से हम कह सकते हैं कि प्राइवेट स्पेस